नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम हिमाचल की बात लेकर आए हैं, हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर आपके जीवन में वो असर डाल सकती है। ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं हैं जो पिछले दिन या फिर देर रात हुई जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए। और क्योंकि कम समय है, आपके समय की बहुत कदर है, इसलिए जितना ज्यादा जल्दी हो सके हम सभी खबरों को यहां पर कवर करने की कोशिश करते हैं, सभी मेजर खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से पहले आग्रह ये रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, बड़े से बड़े ग्रुप्स में शेयर करें, 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। इन सभी के साथ अब लगातार आप लोगों के बीच में शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश का मॉर्निंग बुलेटिन, हिमाचल की बात, आपके अपने मुकुल देव वृक्षपति के साथ। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार को, या फिर ऐसा कहा जाए सीएम सुक्खू के लिए एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है, जब यहां पर सीमेंट विवाद जो है वो 60 दिन यानी 2 महीने के बाद यहां पर खत्म हो गया। एटलीस्ट अभी बातचीत में तो ऐसा हुआ है कि वो सीमेंट विवाद खत्म हो गया है। हुआ कुछ यूं कि पिछले कल यहां पर अडानी ग्रुप और उसी के साथ साथ हमारे बीच में जो ट्रक ऑपरेटर्स की यूनियन है उनको यहां पर मध्यस्थता सरकार द्वारा की गई और उस मध्यस्थता जो लगातार यहां पर चल रही थी उसका अब रिजल्ट यहां पर आ गया है और ट्रक ऑपरेटर्स और उन्हीं के साथ साथ जो अडानी समूह है वो एक चीज पर राजी हो चुके हैं, रेट पर राजी हो चुके हैं और आज से यहां पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इसी के बारे में अगर आप लोगों को बात बताएं तो हमारे बीच में जो करीब से करीब 1.5 लाख लोगों का रोजगार प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर से इस वजह से यहां पर फंसा हुआ था और उसी वजह से अब जो ये रोजगार है वो यहां पर एक बार दोबारा शुरू हो जाएगा। 69वां दिन था, इसके बाद मतलब आज 70वें दिन यहां पर ये काम शुरू हो जाएगा। 12% तक जो ढुलाई की दरें हैं वो घटी जरूर है और आज से ये उत्पादन शुरू हो जाएगा। आप लोगों को बता दें कि सभी लोग एक ही मंच पर आए और उन्होंने यहां पर जो सीमेंट ढुलाई की दरें हैं वो 12% तक कम करने पर बात शुरू कर दी। नई दरें जो है वो 10.5 रुपए और 9.5 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति मैट्रिक टन तय की गई है और उसी के बारे में यहां पर मुख्यमंत्री ने स्वयं यहां पर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में वहां पर बताया। हालांकि जैसे कि यहां पर यह भी हुआ कि ट्रक ऑपरेटर्स में से ऑब्वियसली सभी लोग वहां पर नहीं होते हैं, तो कुछ ट्रक ऑपरेटर्स का जैसे कि हमें पता भी चला कि यह कहना था कि भाई नहीं, हम लोग तो वही पुरानी दरें लेंगे और जितना हमने कहा है उस पर काम करेंगे। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह आश्वस्त किया है कि जो उनके लेवल की बातें हैं वो उन्होंने कर दी है, लेकिन और भी जो कोई यहां पर चीजें यहां पर रहती हैं उन्हें यहां पर ठीक किया जाएगा, उन्हें यहां पर देखा जाएगा कि भाई उसको किस तरह से यहां पर बदलाव किया जा सकता है। तो उन्होंने यहां पर आश्वस्त रहने के लिए दोनों जो पार्टीज हैं उनको कहा है। तो 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी का संकट जो है वो अब मिट गया है। उम्मीद यही है कि भाई हम आप लोगों को ये बता दें, बरमाणा में जो सीमेंट फैक्ट्री के पूर्व सैनिकों और बीडीटीएस के 3800 ट्रक चलते हैं और उसी के साथ साथ यहां पर डीसी पंकज और विधायक धर्माणी ने भी यहां पर अहम भूमिका निभाई। सभी ने बहुत बढ़िया से यहां पर काम किया, लेकिन फिर भी आज 70वें दिन यहां पर एक बार फिर से प्रोडक्शन शुरू होगा। तो सीमेंट विवाद समाप्त हो गया ऐसा हम मान के चलते हैं। कुछ ही देर में इसके बारे में ज्यादा अच्छे से हमें लोगों को पता चल जाएगा। तो एक बड़ी खबर हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाइयों के लिए है, तो आप सभी लोग एक बार तो आप लोगों को कहूंगा हमेशा की तरह स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, जितना ज्यादा जल्दी हो सके, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। ये मैं आप लोगों को लगातार कहता हूं ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच पाए और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा खबरें आप लोगों को जो देनी है हमें, उसके लिए हम ये प्रयास करते हैं कि भाई आप लोगों का उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट रहे। तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, स्ट्रीम को लगातार शेयर करते रहे 3-4 बड़े ग्रुप्स में और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। आप लोगों का सीमेंट विवाद पर जो ये 70 दिन का एक तरह से स्टैंड स्टिल रहा, उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है वो ये आप अपने विचारों को यहां पर जरूर कमेंट करके बताएं और उसी के साथ साथ यहां पर यह भी बताएं कि भाई क्या जो यहां पर मध्यस्थता करके हल निकाला गया, क्या वो आपके अनुसार ठीक रहा क्या, फिर कुछ और भी यहां पर हो सकता था, अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए अगली खबर की ओर आपको अब लेकर चलते हैं। अगली खबर की यदि हम बात करते हैं तो अगली खबर हमारे बीच में सिरमौर से है, जहां पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बाला सुंदरी माता का जो मंदिर है उसकी बात यहां पर आप लोगों को बताएंगे। बाला सुंदरी माता के मंदिर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप लगा है। 100 करोड़, एक नहीं दो नहीं 100 करोड़। यहां पर डीसी ने इसके जांच के आदेश यहां पर दिए हैं। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हिमाचल देवभूमि है, यहां पर देवी देवताओं का वास रहता है और देवी देवताओं के वास की बात ऐसी है कि भाई हिमाचल प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं उसमें से बहुत से मंदिर जो हैं वो यहां पर सरकार के अधीन है और इसी मंदिरों में खजाने से 100 करोड़ की हेराफेरी के गंभीर आरोप लगे हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों ने यह आरोप मंदिर न्यास समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों पर यहां पर लगाए हैं और उसी के बारे में अब डीसी ने यहां पर कह दिया कि भाई इसके बारे में जो है
कार्रवाई की जाएगी और इसके बारे में पता किया जाए। आरोप है कि श्रद्धालुओं की ओर से दान में चढ़ाई की नकदी ही नहीं बल्कि सोना चांदी, डॉलर समेत अन्य प्रकार के दान भी मंदिर से निकाला गया है। पिछले 7-8 साल से अधिकारियों और कर्मचारियों की आपसी मिलीभगत से ऐसा हो रहा है। आप लोगों को बता दें, त्रिलोकपुर पंचायत के 1 दर्जन के करीब ग्रामीणों ने उपायुक्त सिरमौर को शिकायत सौंपी और पत्रकार वार्ता की। इसमें त्रिलोकपुर पंचायत के उप प्रधान दिनेश ठाकुर, ग्रामीणों में तो बहुत से नाम है, ये सब यहां पर थे और उन्होंने पूर्व में मंदिर न्यास के सहायक प्रबंधक, नाहन के पूर्व तहसीलदार, एसडीएम और पूर्व एएसपी को भी इस मामले में लपेट दिया है। आप लोगों को बता दें 100 करोड़ की यहां पर बात हुई है और उपायुक्त ने इसके बारे में यह कहा है कि भाई देखिए, जो उन्हें शिकायत मिली है उसके बारे में वो कार्रवाई करेंगे। जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जांच के बाद मामले में संलिप्त आरोपियों पर नियमानुसार कार्रवाई यहां पर की जाएगी। 100 करोड़ रुपए, आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है? प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइए। क्या हिमाचल जैसी ऐसी जगह पर ऐसा होना अपने आप में एक बैड ओमेन नहीं माना जाएगा? आपको नहीं लगता कि ये जो है हमारे बीच में हिमाचल जैसी जगह पे होता हुआ ठीक नहीं लगता है? उसी के साथ अपने कमेंट्स जरूर इस पे प्रकट कीजिए, अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिए। एक खबर बीच में मेरे से रह गई थी और महत्वपूर्ण खबर है। हिमाचल प्रदेश में मार्च में हमारे बीच में बजट सत्र है। एग्जैक्ट डेट आपको बताए तो 14 मार्च को हमारे बीच में बजट सत्र है। बजट सत्र को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। 2 बड़े चैलेंज जो आप लोगों को पता है। देखिए, एक तो हमारे पास 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे बीच में कि हमारे पास आय के साधन कम है और इसी आय के साधन को बढ़ाने के लिए यहां पर सरकार द्वारा पिछले कल मंथन किया गया और कि भाई किस तरह से यहां पर आय के साधन बढ़ाए जा सकते हैं और उसी के बारे में यहां पर बातचीत की गई कि भाई आय के साधन भी बढ़ाने हैं और उसी के साथ साथ यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो कर्जा है वो भी कम करना है। 2023-24 के बजट को लेकर मंथन किया गया और उसमें मुख्यमंत्री ने स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का इनकम सोर्स बढ़ाने के निर्देश दे रखे हैं। तीनों विभागों को इनकम बढ़ाने के सुझाव मांगे गए थे और वित्त वर्ष के भाषण में गाड़ियों की रजिस्ट्री महंगी कर सरकार आमदनी बढ़ा सकती है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये एक प्रेडिक्शन है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको सरकार का खजाना भरना हो तो वहां पर एक सबसे इजी तरीका यही होता है कि भाई जितना ज्यादा हो सके जो टैक्स है वो थोड़ा सा, जितना ज्यादा तो नहीं मैं कहूंगा, फिर तो वो जन विरोधी नीति हो जाएगी, लेकिन जो टैक्स है जितना हो सके वो बढ़ाया जाए ताकि यहां पर सरकार का खजाना भी भर सके। जो यहां पर टैक्स दे सकते हैं उनकी जो वहां पर उसकी पॉसिबिलिटी देखी जाए, वो टैक्स को बढ़ाया जाने की यहां पर बात हो सकती है, वो टैक्स यहां पर बढ़ सकता है। उसी को छोड़कर और भी चीजों में यहां पर बातचीत की गई। देखिए, 15 फरवरी तक इसके लिए सुझाव मांगे गए थे और 45 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन और कुछ लोगों ने वित्त विभाग को पत्र लिखकर बजट संबंधी सुझाव भेजे और उसमें यहां पर जो ज्यादातर लोगों ने जनता पर टैक्स का बोझ लादने के बजाय सरकारी खर्चों में कटौती के सुझाव यहां पर दिए हैं, ऐसा सूत्रों के अनुसार यहां पर पता चल रहा है। आप लोग भी यहां पर बताइए, यहां पर मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट को खर्च कम करने के सुझाव भी यहां पर दिए गए हैं। मंत्री और ब्यूरोक्रेट का खर्च कम करने के लिए उन्होंने कहा कि जिनके पास 2-3 गाड़ियां हैं उनके ड्राइवर इतने ड्राइवर और दूसरी सुविधाएं हैं, तो यहां पर महंगी व लग्जरी गाड़ियां कम करने का सुझाव भी जनता द्वारा दिया गया है, क्योंकि सरकार में जो भी राज्य में अभी सरकार है कांग्रेस की, 75,000 करोड़ का कर्ज पहले ही है। तो हमारे बीच में आप देखते हैं यहां पर कि क्या यहां पर किया जाता है। आप सभी लोगों के अनुसार भी हिमाचल प्रदेश का किस तरह से जो हमारे बीच में जो खर्चा है वो कम किया जा सकता है और आय के साधन बढ़ाए जा सकते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और हां, फिर से एक बार और लोग भी बता पाए, इसलिए आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि इस स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। इसके साथ साथ ही अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। तो आप लोगों को बता दें, हिमाचल प्रदेश में होने वाले 24 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के घर में जो स्मार्ट मीटर लगाए जाने थे, जिसके लिए 3,701 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया था, वो रद्द किया गया है। मुख्यमंत्री के आदेशों पर यह किया गया है। आप लोगों को बता दें, इसके पीछे बोर्ड के प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है और यहां पर यह ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेशों पर यह किया गया है। आप लोगों को बता दें कि लगभग 24 लाख कंज्यूमर के घर में स्मार्ट मीटर लगने थे, जिसमें 1,903 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना था। वहीं 1,721 करोड़ रुपए का सिस्टम इंप्रूवमेंट का खर्च किया जाना था, लेकिन यह टेंडर अब रद्द कर दिया जा चुका है। अब यहां पर यह देखना है कि इस चीज को ऐसा माना जा रहा है कि फिजूल खर्ची माना जा रहा था और इसी वजह से इस टेंडर को रद्द किया गया है। मुफ्त बिजली की वजह से स्मार्ट मीटर के फायदे अब कम रह गए हैं। इससे 7 लाख बिजली, देखिए आप लोगों को पता है 125 यूनिट जो फ्री बिजली मिल रही है, उससे 7 लाख बिजली उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। उसी के साथ साथ अभी सरकार ने यह भी कहा है कि भाई 300 यूनिट बिजली देंगे और यदि इसके वादे को पूरा कर रहे हैं तो 24 में से 15 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली यहां पर मिलेगी। इसलिए 10 लाख
10,000 का मीटर जो है इसके लिए घाटे का सौदा यहां पर लग रहा है। अब ये क्या है, आप समझ रहे हैं इसको। एचपीएससी भी पहले ही 1800 करोड़ के घाटे में चल रहा है और स्मार्ट मीटर लगाने का कोई लाभ नहीं होगा। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है तो वहां पर देखने को कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए इस चीज को यहां पर रोका जा रहा है। समझिए लॉजिक क्या बैठा है। आप सभी लोग भी बताइए कि क्या स्मार्ट मीटर आपके हिसाब से हिमाचल प्रदेश में यहां पर जरूरी है। अगर आपके कमेंट के हिसाब से आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा है और आपको लगता है वो बेहतर है या फिर जो पुराना ट्रेडिशनल मीटर है वो ज्यादा बेहतर था, दोनों कमेंट के माध्यम से आप यहां पर बताइए। हम आपके कमेंट अवश्य लेना चाहेंगे और आप लोगों के हिसाब से क्या जो जैसे कि यहां पर ये लॉजिक भी दिया गया कि इससे फिजूल खर्चे रुकती है, तो आप अवश्य बताइए कि अगर आपको आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा है तो फिर आप लोग उसमें क्या देखते हैं कि क्या बेहतर रीडिंग वहां पर हो पाती है। बहरहाल अगले खबर की ओर आपको लेकर चलने का यहां पर समय हो चुका है। अगली खबर हमारे बीच में कुल्लू से यहां पर आ रही है, जहां पर विंटर कार्निवल पर ना बुलाए जाने की वजह से जो सांसद प्रतिभा सिंह जी हैं वो उखड़ गई हैं। अगर आपने कल भी ये खबर सुनी होगी, आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं, जो भी जय श्री राम गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग है जी सभी लोगों को। और आप सभी लोगों को स्ट्रीम जरूर शेयर करने के लिए मैं लगातार कहता हूं, अभी भी कहूंगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। चलिए जी अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते। अगली खबर में आप लोगों को बता दें, कुल्लू के विंटर कार्निवल में यहां पर नहीं बुलाए जाने पर जो हमारी बीच में सांसद हैं प्रतिभा सिंह जी वो उखड़ गई। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को हर बार बुलाया जाता है, इस बार कैसे नहीं बुलाया गया और ये जो है बिल्कुल सही नहीं हुआ। तो उसके बारे में उन्होंने यहां पर जो एसडीएम मनाली से जवाब मांग दिया और उन्होंने डीसी साहब को बोला और उन्होंने कहा कि भाई 2023 में जो निमंत्रण नहीं भेजने का क्यों ऐसा किया गया, प्रशासन से वो नाराज चल रही है। मनाली के एसडीएम से उन्होंने जवाब मांगा है। सोमवार को जिला विकास समन्वयन और उसके साथ बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की और उसने मनाली के कार्निवाल की बात यहां पर की। उनको निमंत्रण पत्र भी नहीं दिया गया, ना ही फोन कॉल से सूचित किया गया और इस तरह के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। और इस मसले में उन्होंने उपायुक्त से यानी कि डीसी मंडी से बात की, आशुतोष गर्ग से भी बात की, क्षमा चाहेंगे जी हाँ, और उसी के साथ साथ डीसी कुल्लू की बात यहां पर हो रही है और उन्हें जवाब इस पर देना चाहिए। आप लोगों को बता दें बैठक में सुंदर सिंह ठाकुर और सभी विधायक जो यहां नदारत थे। मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने भी सांसद की बैठक से दूरी यहां पर रखी और आनी के और बंजार के विधायक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। चलिए बहरहाल अब यहां पर देखते हैं कि ये गुटबाजी है या फिर किसी और कारण से यहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन आप सभी लोगों से भी ये देखना चाहते हैं। इस समय पर हम अभी केवल 57 रिएक्शंस पर हैं और मैं चाहता हूं कि इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, तो जितना जल्दी हो सके लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। 100 का लक्ष्य लेकर चलते हैं और उसी के साथ साथ स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, 2-3 बड़े ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अभी तक कोई भी शेयर नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ कमेंट के माध्यम से अपने विचार तो अवश्य रखें, लाइक जरूर कीजिए, जितना ज्यादा जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक अवश्य कीजिए। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश के हर ब्लॉक में जो चिकित्सा ब्लॉक है वहां पर आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल यहां पर खुलेंगे, ऐसा जो हमारे बीच में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। और स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि भाई जो विभाग के सरप्लस स्टाफ है वो इधर से उधर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाई देखिए शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों और नर्सों की कमी चल रही है और मुख्यमंत्री कार्यालय को लगातार इसकी शिकायतें आ रही हैं। इसीलिए प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जल्द ही सरप्लस डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफों की जानकारी लेकर जितना जहां ज्यादा स्टाफ होगा उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में भेजने की यहां पर तैयारी करेगा। एक अच्छा कदम है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों पे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की यहां पर आवश्यकता पड़ती है। वहां पर अगर कोई बीमार होता है तो उनके शहर तक आना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा करा जाना जरूरी नहीं है। अब एक दुखद घटना आपको बताते हैं, लेकिन आपसे फिर से अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा जल्दी हो सके शेयर अवश्य कीजिए, 3-4 बड़े ग्रुप्स में कर दीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं जितना ज्यादा जल्दी हो सके और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। मैं आप लोगों को ये क्यों कहता हूं, आप लोग भी इसे खींच जाते होंगे, मुझे बोलते हुए भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन होता यह है कि जितना ज्यादा आप ये सारी तीनों चीजें करेंगे और लोगों तक बुलेटिन पहुंचाने में आसानी रहती है। आप लोगों को बता दें कि मनाली से 2 नाबालिग लड़कियां यहां पर किडनैप किए जाने का मामला सामने आ रहा है। वहां पर 2 लड़कियों का एक साथ अपहरण होने की सूचना यहां पर दी गई। हम इन्हें अभी तक ये मान के चलते हैं कि भाई ये दोनों लड़कियां जो है वो गुम हुई हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम 5 बजे 12 और 14 साल की 2 लड़कियां किसी काम के अपने घर के बाहर निकली। दोनों लड़कियां आपस में सहेली नहीं है और इनमें से एक लड़की मनाली के चचोगा से गायब हुई। उनका नाम यहां पर अंशिता बताया जा रहा है, 8वीं क्लास में पढ़ती है। दोनों जब शाम तक घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी और लड़कियों का कोई सुराग यहां पर नहीं मिला है। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और दोनों नाबालिगों को यहां पे बरामद कर लिया जाएगा। यहां पर पहले यह भी कहा गया कि केस ही दर्ज नहीं किया गया और उसी वजह से यहां पर थोड़ी देरी हुई।
इसमें से आप समझिए कि एक लड़की केवल 14 साल की है और एक 12 साल की है और ये मनाली के यहाँ से गायब हुई हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर हुआ क्या है। संगीन मामला है, इसलिए इस पर ज़्यादा खुद से बोलने की हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत, देखिए हिमाचल प्रदेश की बेटियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश से गुम हुई हैं और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी मिल भी जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमारे क्षेत्र में या फिर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की चीज़ों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनको ढूंढने में मदद करने के लिए आप अवश्य इस स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप रिएक्ट करेंगे, चाहे लाइक करेंगे या फिर कमेंट करेंगे, तो उससे भी फर्क पड़ेगा, उससे भी और लोगों तक जाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के कुमारसैन में कचेड़ी में 2 मंजिला मकान राख हो गया, 10 लाख की संपत्ति का वहां पर नुकसान हुआ। सोमवार सुबह में ये हमारे बीच में ये आग जनी हुई है। उसी के साथ आप लोगों को अगली खबर बताएं तो हिमाचल प्रदेश में चंबा और कांगड़ा जिला में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग घरों से बाहर तक निकल आए। भूकंप की तीव्रता 3.6 रिक्टर स्केल पर आंकी गई और 10 किलोमीटर की गहराई चंबा जिला की जमीन के अंदर इसका मुख्य केंद्र जो चंबा रहा, यह करीब रात 10:30 बजे 10:38 पर आए और चंबा जिला इसका केंद्र रहा। और चंबा जिला में कौन सी जगह केंद्र रही वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। देखिए फिलहाल तो मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ। डलहौजी, चंबा के डलहौजी और कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में भूकंप के ये 2 झटके महसूस किए गए 10:30 बजे और जैसे कि मैंने आपको बताया 3.6 इसकी जो रिक्टर स्केल पर हमारे बीच में इसकी तीव्रता रही। इसके साथ ये पठानकोट, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी महसूस किया गया। और इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें कि भूकंप की दृष्टि से सिस्मिक जोन 4 और 5 में हिमाचल प्रदेश आता है। कांगड़ा, चंबा, चंबा, कांगड़ा, लाहौल, कुल्लू, मंडी भूकंप की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील हमारे बीच में है। और आप लोगों को जैसे कि 1905 के भूकंप की तो बात पता है, जिसमें 20,000 से 40,000 जाने की हम यहाँ पर बात करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के बागवान भाइयों की ओर भी आ जाते हैं। मेरे बागवान भाई लगातार, जो मैं अपने पेज पे भी वीडियोस बनाता हूं उस पर भी लिखते हैं कि आप हिमाचल के बारे में वीडियोस नहीं बनाते। आप लोगों को बता दें, हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो हमारे बागवान भाई हैं, एपीएमसी को शिकायतें मिली हैं कि भाई 484 बागवानों के 11,57,00,000 रुपए अभी तक उनको जो लदानियों ने नहीं दिए हुए हैं। और उसको लेकर यहाँ पर जो एसआईटी है वो अब क्या करती है वो आगे देखने वाला यहाँ पर बात रहेगी। कुछ ही खबरें बची है। प्लीज इस स्ट्रीम को फिर से मैं कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिए। 87 रिएक्शंस पे है, 100 से ऊपर पहुंचा दीजिए। 13 रिएक्शन बचते हैं, यानी कि 13 लाइक आप लोगों को करने हैं। उसी के साथ अगर आप बॉक्सिंग देखना पसंद करते हैं तो 23 से 26 फरवरी तक हमारे बीच में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप रामपुर में होगी। 130 खिलाड़ी यहां पर भाग लेंगे और 10 टीमें इसमें देश भर की भाग लेंगी। तो आप लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। नशे के विरुद्ध लड़ाई के तौर पर इसे देखा जाता है। रामपुर में लगातार, अगर मैंने जितनी बारी भी कवर किया है, यहां पर हमेशा ये होता है। आप लोगों को फिर से ये कहूंगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जितना ज्यादा 3-4 बड़े ग्रुप्स में लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। हिमाचल में कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह सहित 16 दवाइयों के सैंपल भी फेल हुए हैं। स्टॉक हटाने के आदेश दिए हैं। हिमाचल में निर्मित ये दवाइयां थी और उनकी बात यहां पर की गई है। और देखिए इसमें 1281 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें से 67 सैंपल मानक पे खतरे नहीं उतरे, मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। 16 समेत देश भर की 45 दवाइयों के, हिमाचल प्रदेश की 16 और देश भर की 45 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। इन्हें हटाने के लिए यहां पर कहा गया है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर कुछ बर्फबारी और फाहे गिरे हैं और मंगलवार को बर्फबारी यानी आज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। तो ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम को जितना ज्यादा जल्दी हो सके शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं, कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इसी नाम से मैं आपको वहां मिल जाऊंगा। कोई मुद्दा है तो 9882837038 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी और फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।